हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आई हूँ मैं एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है जॉली एलएलबी 3। जी हाँ, ये अक्षय, अरशद और सौरभ शुक्ला की मूवी है। जॉली एलएलबी 1 और 2 को आपने बहुत प्यार दिया है। उन्हीं के मेकर्स ने ये मूवी जॉली एलएलबी 3 बनाई है। ये मूवी 19 सितंबर को रिलीज़ हुई है और सुभाष कपूर की ये मूवी है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी को थिएटर में ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक गांव जिसका नाम परसौल है, जो कि राजस्थान में एक छोटा सा गांव है। और ये हमें साल दिखाया गया है 2011 का। और इस समय पर हमें ये दिखाया जाता है कि गांव के लोग किसानी करके अपना घर चलाते हैं और ये लोग खुशी खुशी अपने घरों में रहते हैं। अब आगे हम इसी गांव की स्टोरी देखते हैं, जहां एक किसान की स्टोरी दिखाई जाती है। किसान का नाम है राजा राम सोलंकी, जो कि एक फार्मर है और इसकी उम्र लगभग 60 साल की है। इसके परिवार में इसकी पत्नी और शहीद बेटे की पत्नी रहते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि राजा राम का बेटा कुछ समय पहले ही फौज की नौकरी किया करता था, जहां फौज की नौकरी के दौरान ही वो शहीद हो गया था। यहाँ राजा राम सोलंकी का इकलौता बेटा मर गया था और वो काफ़ी गरीब भी था। तो इसी वजह से राजा राम सोलंकी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपनी बची कुची ज़मीन को एक ज़मींदार के पास गिरवी रख देता है और वो उससे कहता है कि वो जैसे ही उधार के पैसे क्लियर कर देगा वो अपनी ज़मीन भी वापस ले लेगा। अब मगर जिसको राजा राम ने अपनी ज़मीन दी थी वो काफ़ी लालची पर्सन था और वो इसी कारण से राजा राम सोलंकी की ज़मीन के गलत पेपर्स बनवा लेता है और इस राजा राम सोलंकी से उस पर दस्तखत करवा लेता है, उसकी ज़मीन हथिया लेता है। और फिर स्टोरी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि गांव का वो ज़मींदार गांव के तहसीलदार और गांव के डीएम को भी पैसे खिलाकर अपनी तरफ कर लेता है और इनकी पावर की हेल्प से राजा राम सोलंकी की ज़मीन भी चली जाती है। इस चीज़ को देखकर राजा राम सोलंकी ऑब्जेक्शन उठाता है, वो विरोध करता है, मगर इसमें ना तो तहसीलदार और ना ही डीएम उसका साथ देता है और इसलिए वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अपनी पुरखों की दी गई ज़मीन को भी बचा नहीं पाता। तब वो पूरे इस करप्ट सिस्टम के आगे अपने घुटने टेक देता है और वो इन सबसे परेशान होकर नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। अब आगे हम देखते हैं कि स्टोरी आगे बढ़ती है। हमें एक कोर्ट रूम दिखाया जाता है जो कि दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट दिखाया गया है, जहां हमें देखते हैं कि हमारे मूवी के दोनों जॉली यानी अरशद और अक्षय, जिनका कि दोनों का नाम ही जॉली है, मूवी में ये दोनों इसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। पहले ये मेरठ और कानपुर से थे, अब ये शिफ्ट हो गए हैं दिल्ली में। अब एक कोर्ट केस दिखाया जाता है जो कि एक्चुअल में जॉली 1 यानी अरशद का था, मगर जॉली 2 इसे लड़ते हैं क्योंकि जॉली 1 की गाड़ी पंचर हो जाती है, जिसकी वजह से वो लेट हो जाते हैं, जो कि केस अब जॉली 2 ले लेते हैं। और उस पर्सन को नहीं पता है कि जॉली 1 और जॉली 2 दो अलग पर्सन हैं। अब केस एक लड़के का था जो कि लड़की बनकर घूमता था और ये अमीरों को फंसा के उनसे शादी करके उनके पैसे ले लेता था, जो कि लड़का फ्रॉड था। लेकिन इस केस को लड़ते हैं और इस केस को जिता देते हैं अक्षय उस लड़के को और जेल जाने से भी बचा लेते हैं। अब आगे इस लड़के से पैसे भी ले लेते हैं। अब आगे इसी बात से जॉली 1 और जॉली 2 की लड़ाई दिखाते हैं और जॉली 1 कहते हैं कि मेरा केस था तो आधे पैसे तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इस चक्कर में जॉली 1 जॉली 2 से आधे पैसे उस केस के अपने पास रख लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जॉली 1 और जॉली 2 दोनों की फैमिली अपनी अपनी है, जिसमें जॉली 1 की अब शादी हो चुकी है संध्या नाम की लड़की से और उसकी एक बेटी भी है और जॉली 2 भी अपने घर में खुश है, बट थोड़ी पैसों के चक्कर में आनाकानी चलती रहती है। आगे हम देखते हैं कि दोनों दिल्ली शिफ्ट हुए हैं तो खर्चे भी दोनों के बढ़ चुके हैं। दे हैव टू सर्वाइव हियर, तो उनको केस तो चाहिए ही चाहिए अब ज़्यादा और पैसे भी चाहिए ज़्यादा। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान के जिस गांव की स्टोरी हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, वहाँ से काफ़ी सारे किसान पैदल चलकर दिल्ली तक पहुँच गए थे। दिल्ली आकर हड़ताल पर बैठ जाते हैं और अपनी मांगे रखते हैं, मगर जब ऐसा करके इन किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता तो इन सारे किसानों की मुलाकात एक एनजीओ से होती है। ये एनजीओ एक्चुअल में गरीब इंसानों की हेल्प के लिए बनाया गया था, जिसको अरशद वारसी की वाइफ संध्या भी जिसकी मेंबर थी और उसे ये काम करना बहुत अच्छा लगता था। सोशल वर्क करने उसको बहुत अच्छा लगता था। अब इसी
एनजीओ से जुड़े होने के कारण वो किसानों से मिलती है और इन किसानों में से एक लेडी से मिलती है जिनका नाम है जानकी राजा राम सोलंकी। हाँ, वही राजा राम सोलंकी जो हमें स्टार्टिंग में जिसका केस दिखाया गया था, जो कि सुसाइड कर लेते हैं। ये पूरी स्टोरी को जानने के बाद संध्या अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम जानकी अम्मा से मिलो और उनका ये केस लड़ो। अब वैसे तो जॉली वन एक बहुत अच्छा इंसान था, मगर उसे ये पता था कि जानकी अम्मा का केस लड़ने में कोई पैसा नहीं मिलेगा और अब हमें पैसों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी बेटी को पढ़ाना है अच्छे स्कूल में। और इसी रीज़न से वो जानकी अम्मा का केस लड़ने से आनाकानी करता है और वो किसी बहाने से जॉली टू के पास उसे जानकी अम्मा को भेज देता है और कहता है कि असली जॉली वो ही है। पर जानकी अम्मा जैसे ही जॉली टू मतलब अक्षय के पास जाती है, वैसे ही अक्षय भी बड़ी होशियारी के साथ जानकी अम्मा को जॉली वन के घर का पता बता देता है और उनके घर के बाहर ही वो बैठ जाती हैं। जिसके बाद जॉली वन यानी अरशद को न चाहते हुए भी जानकी अम्मा का केस लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी पत्नी संध्या जॉली वन की वाइफ यही चाहती थी कि जॉली वन उनका केस लड़े, इसलिए वो उनका केस लड़ने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। इसके बाद जॉली वन जानकी अम्मा का केस कोर्ट में लेकर जाता है और उसकी तरफ से कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है और इसके बाद हम ये पता चलता है कि असल में ये जो केस है वो जानकी अम्मा ने किया है, वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी के ऊपर। उस कंपनी का नाम होता है इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब ये वही केस है जिस पर पूरी की पूरी स्टोरी लाइन डिपेंडेंट है। अब जैसे ही जॉली वन अरशद जानकी अम्मा की केस की पिटीशन फाइल करता है, वैसे ही कोर्ट के अंदर हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने अपोज में डिफेंस में जॉली टू मतलब अक्षय होता है। अब जॉली वन और जॉली टू दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं इस केस को। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ी कंपनी ने जॉली टू को कैसे हायर किया, इतने छोटे लॉयर को क्यों हायर किया। तो हमें ये भी दिखाया जाता है कि इस कंपनी के जो लॉयर होते हैं वो एक केस के लिए लंदन गए होते हैं, तो जिनकी एब्सेंस में ये केस जॉली टू को दे दिया जाता है। अब हम सामने देखते हैं कि केस के जो जज हैं वो हैं जज सौरभ शुक्ला और यानी सुंदर लाल त्रिपाठी, वही जज जो कि जॉली वन और जॉली टू में भी जज रहे थे और यहाँ उन्होंने काम बहुत बढ़िया किया था। यहाँ आगे इस केस में हमें ये दिखाया जाता है कि इस कंपनी ने काफ़ी सारे सबूतों को घुमा दिया था, तो इसलिए जॉली वन कोर्ट के अंदर जानकी अम्मा की पिटीशन रखते हैं और जज से ये मांग रखते हैं कि उस केस को फाइल किया जाए। तो जॉली टू बड़े आराम से इस केस को खारिज कर देते हैं और जज सुंदर लाल त्रिपाठी से ये ऑर्डर करवा देते हैं कि ये लोग इस कोर्ट के अंदर जानकी अम्मा का केस रजिस्टर ही ना करें। अब इस ऑर्डर को सुनने के बाद जॉली टू तो बहुत खुश होता है और वो सीधे जाके कंपनी के एक सीनियर मेंबर से मिलता है और जिसका नाम होता है श्रीवास्तव, और वो श्रीवास्तव से कहता है कि वो मेरे पैसे दिलवा दे कोर्ट केस से रिलेटेड। वो उससे कहता है कि कोर्ट केस में उनको जितवा दिया है और उनके कहने पर उस पिटीशन को भी खारिज करवा दिया है, इसलिए वो कहता है कि उसके पैसे उसे मिल जाएं, जो कि हैं 25,000 रुपये। अब असल में यहाँ जॉली श्रीवास्तव से मिलने के लिए इंपीरियल कंपनी के मालिक के घर आया है। हाँ, वो ये देखता है कि यहाँ पार्टी चल रही है और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया होता है इंपीरियल कंपनी के मालिक हरी भाई खेतान ने। अब जॉली टू जैसे ही अपने सामने हरी भाई को देखता है तो वो श्रीवास्तव से कहता है कि वो उसे हरी भाई से मिलवा दे। इस बात पर श्रीवास्तव कहता है कि हरी भाई खेतान एक बहुत बड़े आदमी हैं और इसलिए मैं भी जब उनसे मिला था तब इस टाइम पर मैंने भी उनसे मिलने के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए थे और 1 साल तक कोशिश करने के बाद मैं उनसे मिल पाया था और वो अभी भूल जाए, उसे कुछ टाइम लगेगा उनसे मिलने में। यहाँ जॉली टू और श्रीवास्तव बात की कर रहे होते हैं कि सामने से हरी भाई खुद चल के आते हैं और सीधा जॉली टू से बात करने लगते हैं और उनकी बातचीत से जॉली भी धीरे से कह देता है कि हरी भाई खेतान मुझे अपनी फ़ीस चाहिए, मगर वो 25,000 की जगह 50,000 मांग लेता है उनसे। हरी भाई खेतान भी उसके बोलते ही 50,000 रुपये उसे दे देते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होती है जॉली में कि वो मौका देखते ही कैसे मतलब की बात कह पाता है। तो उसे जॉली टू को वो अपनी कंपनी के मेन लॉयर्स के लिए हायर कर लेते हैं। एक्चुअली में हरी भाई को पता था कि जॉली की फ़ीस 25,000 थी, मगर जैसे ही मौका मिला उसने 50,000 मांग लिए और इसी रीज़न से हरी भाई को जॉली की ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगी और इसी रीज़न से जॉली टू को अपनी कंपनी के अंदर एक बड़ा
लॉयर हायर करता है वो, और वो जॉली टू से कहता है कि वो उसे पर डे 50,000 रुपये देगा। और क्योंकि जॉली टू को ये ऑफ़र बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त लगा, तो वो रेडी हो गया। वो अब इम्पीरियल ग्रुप के लीड लॉयर्स में से एक था। इसके बाद ही जॉली टू बहुत खुशी से अपने घर आता है, मगर जब वो अपने घर आता है तो वो देखता है कि जानकी अम्मा उसके घर के बाहर बैठी हुई थी, जो कि बहुत गुस्से में थी और बहुत उदास भी थी। जानकी अम्मा को बहुत गुस्सा आया था कि जॉली टू ने उसके केस को रद्द करवा दिया। हाँ, पुष्पा उसकी वाइफ भी उससे कहती है कि तुम जानकी अम्मा का केस लड़ो, जानकी अम्मा की बात सुनो पूरी। फिर जानकी अम्मा जॉली टू को अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि तुम कम से कम मेरी स्टोरी सुन लो, फिर तुम्हें जैसा करना हो वो करना। मेरे पास एक 2 बकरी है, एक मैं तुम्हें दे रही हूँ, एक मैंने जॉली को दी है। यही मेरी पूरी कमाई है, यही मेरी पूरी इनकम है, इसे तुम रख लो। मैं तो सिर्फ अपने गांव वालों को, अपने पति को और अपनी बहू को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। अब वो अपनी स्टोरी बताती है कि आज से कई साल पहले हमारे छोटे से गांव में, परसौल गांव में, हरी भाई खेतान ने अपने इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ कदम रखा था, और वो हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट के साथ आया था। और इस प्रोजेक्ट में वो बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाना चाहता था, काफ़ी मॉल्स बनाना चाहता था, और रेसिंग कार के लिए ट्रैक्स भी बनवाने चाहता था। वो इस प्रोजेक्ट को अपने नाम दिया था बीकानेर टू बॉस्टन, क्योंकि हमारा गांव परसोल बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और हमारे गांव को वो डेवलप करके खूबसूरती से बॉस्टन जैसा बनवाना चाहता था। मगर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हरी भाई खेतान को हम लोगों की ज़मीन चाहिए थी, मगर जब उसने हमारी ज़मीनें हथियाने की कोशिश की तो हमने उसे साफ मना कर दिया था। मगर फिर उसके बाद ही उसने कई सारे ज़मींदारों का यूज़ किया और अपनी तरफ कर लिया, और उन ज़मींदारों के ज़रिए हमें और हमारे गांव के लोगों को छोटे मोटे लोन दिए, और फिर उसके बाद ही उन लोगों ने हमारी ज़मीनों को फेक कागज़ बनवाए, और उन फेक पेपर्स के दम पे हमारी ज़मीनें हड़प ली। और इस पूरे काम के अंदर हरी भाई खेतान और उसकी कंपनी ने हमारे गांव के तहसीलदार, डीएम और यहाँ तक कि विधायक, एमएलए सबको अपने साथ मिला लिया था। लेकिन जब इसके बाद मेरे पति राजा राम सोलंकी ने इन सब का विरोध किया, तो उन सब ने मिलकर मेरे पति की आवाज़ को दबा दिया, और मेरे पति के साथ साथ मेरे गांव के सारे किसानों का हक मार लिया। और जब हमारे पुरखों की ज़मीन भी हमसे छिन गई, तब मेरे पति राजा राम सोलंकी ने गम के मारे आत्महत्या कर ली। लेकिन फिर मेरे पति की आत्महत्या करने की वजह से पूरी मीडिया हमारे पास आ गई, और ये पूरा मामला न्यूज़ में आने लगा। ये सारी चीज़ें देखकर हरी भाई खेतान और उसकी कंपनी को ऐसा लगा कि शायद से उसका ये सच मीडिया में सबके बाहर आ सकता है। तो उसके बाद हरी भाई खेतान मेरे पास आए, और मुझे उन्होंने 10 लाख रुपए का चेक देने की कोशिश की, ताकि 10 लाख रुपए लेकर हम लोग शांत हो जाएं और हरी भाई खेतान पूरे मीडिया के सामने हीरो बन जाएं। मगर मैं हरी भाई खेतान की ये सारी सच्चाई जानती थी, और यही वजह थी कि मैंने उसका चेक उसके सामने ही फाड़ के फेंक दिया। और ये बात हरी भाई खेतान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, और इसी वजह से उसने गांव में और मीडिया में ये बात फैला दी कि मेरे पति का मेरी बहू से अफेयर चल रहा था। और इस अफेयर की बात जैसे ही गांव में फैली, तो वैसे ही शर्म के मारे मेरे पति ने आत्महत्या कर ली, और इसी तरह से हरी भाई खेतान ने पूरा मामला घुमा दिया। मगर जब मेरे पति और मेरी बहू के बारे में ये गलत बातें मीडिया में आ गईं, और हर तरफ सब लोग जब इन्हीं की बातें करने लगे, तो इस गम में आकर मेरी बहू ने भी आत्महत्या कर ली, और इसलिए मेरा परिवार खत्म हो गया। मेरे पास परिवार कहने के लिए अब कोई नहीं बचा है। अब इसलिए मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो ये कि हरी भाई खेतान से सारे किसानों की ज़मीन वापस लेना और अपने पति और अपनी बहू को इंसाफ दिलाना ही मेरा उद्देश्य है। लेकिन बेटा, आज के दिन जब मैं पिटीशन फाइल करने गई, तो तुमने कोर्ट में कंपनी का साथ दिया और मेरा पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। जॉली टू जब इस स्टोरी को सुनता है, तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो हरी भाई खेतान की सारी सच्चाई जान लेता है। आगे दिखाते हैं कि जॉली टू अब कंपनी के साथ काम करना नहीं चाहता। वो हरी भाई खेतान के साथ काम नहीं करना चाहता। वो उनके केस से पीछे हट जाता है, और हरी भाई खेतान को कहता है कि मैं आपकी सच्चाई जान चुका हूँ, और मैं अब आपका केस आगे नहीं लड़ूंगा आपकी तरफ से। लेकिन जो जानकी अम्मा होती है, वो जॉली टू को अपनी पूरी स्टोरी बताने के बाद गांव वापस जाने की तैयारी करती है, और रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है, ताकि वो वापस गांव लौट जाए, क्योंकि उसका केस तो अब खारिज हो चुका है। पर हम ये देखते हैं कि जॉली टू जो होता है, वो पूरी तरह से अपना मन बना लेता है कि अब वो जानकी अम्मा के लिए केस लड़ेगा।
हरी भाई खैतान से इन्हें इंसाफ दिलाएगा। यहाँ हम जॉली वन को भी देखते हैं कि जो पहले खुद भी जानकी अम्मा के केस के लिए आनाकानी कर रहा था, अगर जब उसकी पत्नी उसको पूरा सच बताती है, पूरी जानकी अम्मा की स्टोरी बताती है, तो वो भी मन बना लेता है कि मैं जानकी अम्मा का केस ज़रूर लड़ूंगा। अब इसके बाद जॉली वन और जॉली टू दोनों ही जानकी अम्मा से मिलने के लिए सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और वो दोनों अम्मा से मिलते हैं और वो दोनों ही उनका केस लड़ने के लिए कहते हैं। मगर अब एक ही टाइम पर वो दोनों वहां पे पहुंचते हैं तो फिर वो बहस करने लगते हैं कि जानकी अम्मा का केस वो ही लड़ेगा। लेकिन इनकी बहस के बीच में जानकी अम्मा उन दोनों से कहती है कि असल में हरिभाई खैतान और उसकी कंपनी बहुत पावरफुल है, इसीलिए इस केस को लड़ने में उन्हें उन दोनों की ज़रूरत है। वो कहती है कि तुम दोनों मेरे लिए इस केस को मिलजुल कर लड़ो। अब जानकी अम्मा की बात सुनकर वो दोनों जॉली रेडी हो जाते हैं। अब वो दोनों ही आपस में फैसला करते हैं कि वो दोनों जानकी अम्मा का केस मिलजुल कर लड़ेंगे। हाँ, दोनों जॉली ये नोटिस करते हैं कि गांव परसौल में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। असल में धीरे धीरे करके सारे गांव वाले जानकी अम्मा के सपोर्ट में आने लगे थे और वो गरीब किसान पहले खुद को बेबस और लाचार महसूस करते थे और वो लोग भी जानकी अम्मा की हिम्मत को देखकर कंपनी के खिलाफ जाने लगते हैं और गांव में इस कंस्ट्रक्शन वर्क को रोक देते हैं। अब इन्हीं फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए जॉली वन और जॉली टू दोनों मिलकर जानकी अम्मा के गांव जाते हैं। मगर इसी समय हरिभाई खैतान जो होता है वो ये ऑर्डर कर देता है कि किसी भी तरह से मुझे गांव की ज़मीन खाली करवानी है और जल्दी से जल्द ही किसानों के घर को तोड़ा जाए और वहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाए। अब हरिभाई खैतान के ऑर्डर पर एमएलए, तहसीलदार और डीएम तीनों मिलकर गांव वालों को हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ जॉली वन और जॉली टू दोनों ही सारे गांव वालों से कहते हैं कि वो लोग इन सभी फोर्सेस से लड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि वो सिंपली अपने फ़ोन निकालें और उसमें सब कुछ रिकॉर्ड कर लें। यहाँ पर डीएम, एमएलए, तहसीलदार जो भी करें वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। अब रिकॉर्डिंग के डर से डीएम कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसानों के शांतिप्रिय धरने पर अटैक करना कानूनी रूप से लीगल नहीं होता है। मगर अब यहाँ पर गांव वालों का एमएलए जो होता है वो उसका फ़ायदा उठाता है। वो एक शार्प शूटर को पकड़ता है और उससे के ज़रिए डीएम पर गोली चलवा देता है। डीएम को जैसे ही गोली लगती है वैसे ही वो नीचे गिर जाता है और इसी चीज़ को देखकर एमएलए सारी फोर्सेस को गाँव वालों पर छोड़ देता है। इसके बाद गांव को खाली करवा लिया जाता है। अब इन्हीं सारी झड़प के बीच में जॉली वन, अरशद वारसी भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं और इसलिए जॉली वन को भी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां पर डीएम एडमिट होते हैं और दोनों का इलाज होता है। और हम ये देखते हैं कि गोली लगने के बाद डीएम की जान बच जाती है और जॉली वन भी इलाज से ठीक हो रहे होते हैं। अब यहाँ दोनों जॉली अम्मा को केस को लड़ने के लिए कोर्ट पहुंचते हैं। इधर कोर्ट सीन में दिखाया गया है कि हरिभाई खैतान का वो बड़ा वाला लॉयर जो लंदन से वापस आ गया है, यानी कि राम कपूर, वो केस को लड़ रहे हैं और वो कोर्ट के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं। वो सिंपली कोर्ट के अंदर ये बोलते हैं कि अगर हमें अपने देश की तरक्की करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए हमें हरिभाई खैतान जैसे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो परसौल जैसे बंजर गांव के लिए इतनी अच्छे चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अब इन सब के बाद भी हमें जॉली वन और जॉली टू इन सारी दलीलों को खारिज कर देते हैं और वो बारी बारी करके हरिभाई खैतान सारी सच्चाई सबके सामने ले आते हैं। जिसके बाद ये दोनों जॉली मिलकर कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि हरिभाई खैतान और उसकी कंपनी ने काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से सारी ज़मीनें एक्वायर की थी। तो कोर्ट में अपने केस पर गांव वालों की ज़मीनों के बारे में ये सच्चाई साबित करते हुए ये बताते हैं कि हरिभाई खैतान और उसकी कंपनी सबसे पहले गांव के अंदर सर्वे करती है और अपने सोर्स के ज़रिए ये पता लगाती है कि गांव के अंदर कितने लोग हैं, परिवार में कितने लोग हैं, कौन क्या काम करता है, उनके पास कितने पैसे हैं और उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। और वो फिर इन सारे सर्वे का डेटा से पता चल जाता है कि गांव के किसी परिवार की बेटी की शादी है, जैसे उसको उस चीज़ के लिए पैसे चाहिए और किसी को अपने बेटे की नौकरी के लिए पैसे चाहिए, तो काफ़ी लोगों को तो खाने के लिए भी पैसे चाहिए। तो फिर इसलिए सारी बातों को जानने के बाद हरिभाई के भेजे हुए ज़मींदारों का उन सभी गांव वालों को बहला फुसला कर छोटे मोटे लोन्स देता है और सभी गांव वालों की ज़मीनों के पेपर्स ले लेता है, जिसके बाद वो उनके ज़रिए फ़ेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता है और फिर उन ज़मींदारों के ज़रिए उन सभी लोग गाँव वालों की ज़मीनों को कैप्चर कर लेता है। ऐसा सब
करने के लिए हरिभाई खैतान और उसकी कंपनी ने इस पूरे गांव के तहसीलदार से लेकर डीएम यहाँ तक कि एमएलए को भी अपने साथ मिला रखा है। और ये सब करने के लिए उन लोगों को काफ़ी सारे पैसे दिए गए हैं। और फिर इन सारी चीज़ों के लिए जॉली 1 और जॉली 2 दोनों मिलकर परसौल गांव के डीएम को, जिसको गोली लगी थी, उसको ज़ख्मी हालत में कोर्ट में पेश करते हैं ताकि कोर्ट के अंदर इस केस के लिए डीएम गवाही दे सके। अब डीएम ये बताते हैं यहाँ पर आना उनका खुद का फैसला है, उन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई है और वो खुद ही इस मामले के लिए गवाही दे रहे हैं। अब इसके बाद डीएम सारी सच्चाई बताता है और वो कहता है कि हरिभाई खैतान और उसकी कंपनी ने हम सभी को ब्राइब दिया था और इसलिए हमने उसका साथ मिलकर इन सभी गांव वालों की ज़मीनें हड़पाई और सारी ज़मीन हरिभाई खैतान की कंपनी को दे दी। लेकिन अब मैं इस कोर्ट में कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ और इसलिए क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि ये सब के सब लालची हैं और जब इनको मेरी ज़रूरत थी तो इन लोगों ने मुझे रिश्वत दी और जब मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो मुझे मरवाने में भी पीछे नहीं हटे, मुझे गोली मार दी। इसके बाद जॉली 1 और जॉली 2 इस बात को भी साबित कर देते हैं कि डीएम को गोली मारने के पीछे भी हरिभाई खैतान का ही हाथ रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि डीएम को जो गोली लगी होती है वो गोली रजिस्टर्ड गन से चली थी जो कि एमएलए के पास होती है और एमएलए ने सब हरिभाई खैतान के कहने पे किया होता है। हालांकि इन सभी के बाद जॉली 1 कोर्ट को ये बताता है कि जिस तरह परसौल गांव के अंदर हरिभाई खैतान और उसकी कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को कर रही है, बिल्कुल वैसे ही दिल्ली शहर में भी एक सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली शहर में भी सरकार काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन जहाँ पर सरकार का वो बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का है उस जगह पर काफ़ी बड़े लोगों के घर आ रहे हैं, बट उस जगह पर काफ़ी अमीर लोगों का एरिया है, इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े घर हैं। और फिर ये सब बताते हुए जॉली 1 एक घर की फ़ोटो दिखाता है जो घर असल में हरिभाई खैतान का होता है और वो कोर्ट के अंदर हरिभाई खैतान से कहता है कि सरकारी प्रोजेक्ट बनाने में हरिभाई खैतान के घर को एक्वायर करना होगा और क्योंकि वहाँ की ज़मीन पर ही सरकारी प्रोजेक्ट बनाना चाहती है तो आप इसको सरकार को दे दें। इसलिए वो कोर्ट के सामने हरिभाई खैतान से पूछता है कि क्या देश को बढ़ाने में सरकार को अपना घर और ज़मीन देगा, मगर हम ये देखते हैं कि हरिभाई खैतान इस बात से मना कर देता है और वो अपने घर की तस्वीर को फाड़ देता है। लेकिन फिर जॉली 1 दूसरे घर की फ़ोटो भी दिखाता है और उस आदमी का होता है जो कि हरिभाई खैतान और उसकी कंपनी के लिए फ़ेक रिपोर्ट्स तैयार करता था और फिर लॉयर के घर की फ़ोटो दिखाता है और उसे भी अपना घर देने को कहता है। तो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, आप लोग ये घर सरकार को दे दो। तो वो कहता है कि हमारा देश तरक्की कर सकता है, लेकिन वो भी अपना घर देने के लिए मना करता है। बट फिर जॉली 1 कोर्ट के अंदर जज सुंदरलाल त्रिपाठी का घर दिखाते हैं और वो जज साहब से कहते हैं कि ये आपका घर है, ये आप सरकारी प्रोजेक्ट के लिए दे दो। लेकिन जज को ये बात पसंद नहीं आती, वो अपना घर देने को रेडी नहीं होता, वो मना कर देता है। अब जज कहता है कि ये मेरा घर है, इसलिए इसमें मेरी मर्ज़ी चलेगी और कोई भी दूसरा मुझे अपना घर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अब जज की इस बात को सुनते ही जॉली 1 कोर्ट में कहता है कि जज साहब, यही तो सारा पूरा केस है। असल में हम सभी का हक है, हम अपनी चीज़ों को किसे दें, किसे ना दें, किसे देना चाहते हैं और किसे नहीं देना चाहते हैं, इस पर हमारा पूरा अधिकार है। हमसे कोई हमारा ये अधिकार छीन नहीं सकता है। और फिर इसलिए आप जैसे अमीर लोग जिनके पास 10 घर हैं वो भी अपना एक घर नहीं दे पा रहे हैं, तो ये किसान तो जिनके पास बहुत ही कम सोर्स है वो कैसे अपना ये घर दे दें। और इन सारी दलीलों के साथ जॉली 1 और जॉली 2 कोर्ट में इस बात को साबित कर देते हैं कि ना सिर्फ हरिभाई खैतान ने यहाँ तक कि बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और एक स्कैम के ज़रिए सारे किसानों की ज़मीनें हड़प ली थी, बल्कि इनके साथ ही वो लोग ये भी साबित कर देते हैं कि पूरे इस काम को करने में तहसीलदार से लेकर डीएम और एमएलए भी शामिल थे। और फिर जज सुंदरलाल त्रिपाठी ये फैसला सुनाते हैं कि सारे के सारे किसानों को ज़मीनें वापस मिल जाएंगी और हरिभाई खैतान और उसकी कंपनी पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए और राजा राम और उसकी बहू की आत्महत्या के पीछे भी जिस लोगों का हाथ है उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। परसौल गांव के सभी किसानों भाइयों और दोनों जॉली का शुक्रिया अदा करते हैं और यही कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।
फ्रेंड्स, अगर आपको इस मूवी का स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे कौन सी और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू टेक केयर।